Hello guys, welcome back to our channel again and good morning all of you। हम डिस्कस कर रहे थे 15th चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में और लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर्स और टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस देखे थे कि कितने प्रकार के नाभिक पॉसिबल हो सकते हैं। आज के सेशन में हम बात करेंगे न्यूक्लियर साइज की यानी नाभिक के आकार की और साथ ही एक नई यूनिट की बात करेंगे जिसे अपन कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। कि एटॉमिक मास यूनिट की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी और किसी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मास से कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस आज का सेशन। देखिए, रदरफोर्ड ने अपने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू नाभिक की और साथ ही परमाणु की त्रिज्या लगभग सर्टेन कर दी थी। उनके अनुसार नाभिक की जो त्रिज्या होती है या डायामीटर वो 10⁻⁻14 मीटर के आसपास होता है। डायामीटर ऑफ न्यूक्लियस जो है वो मैं आपको बता चुका जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया था तभी। नाभिक की डायामीटर की अगर बात करें तो 10⁻14 मीटर के आसपास होता है, जबकि परमाणु की जो डायामीटर होता है, डायामीटर ऑफ एटम, वो 10⁻10 मीटर के आसपास होता है। ये उन्होंने अपने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में ही फाइंड आउट कर लिया था। इसके साथ ही सेम एक्सपेरिमेंट को गोल्ड लीफ के अतिरिक्त यानी स्वर्ण पत्र के अतिरिक्त भी बहुत सारे मटेरियल की फॉइल्स के साथ दोहराया गया और रिजल्ट जो है वो लगभग सिमिलर ही प्राप्त हुए कि नाभिक की जो त्रिज्या है या डायामीटर है वो 10⁻14 मीटर के रेंज का आता है और परमाणु की जो त्रिज्या है वो 10⁻10 मीटर के रेंज की आती है। हम अगर बात करें कि किसी नाभिक की स्ट्रक्चर की, तो नाभिक की स्ट्रक्चर में बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर हम नाभिक के आयतन की बात करें तो नाभिक का आयतन डायरेक्टली इसकी द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होगा। देखिए, अगर किसी नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कम है तो उस नाभिक का जो आयतन है वो कम होगा, और अगर किसी नाभिक में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स ज़्यादा है तो उस नाभिक का जो आयतन है वो क्या होगा, ज़्यादा। तो इस थ्योरी के बेसिस पे हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं दैट वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, किसी भी नाभिक का जो वॉल्यूम है वो उसकी द्रव्यमान संख्या A के समानुपाती होगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या क्या रिप्रेजेंट करती है, द्रव्यमान संख्या बताती है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या को बताती है। मैं बता चुका आपको किसी भी नाभिक को किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। किसी भी नाभिक को रिप्रेजेंट किया जाता है ZXA से, जहाँ Z होता है इसमें प्रोटॉन्स की संख्या और A होती है टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या। तो समझिए, अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो इस स्थिति में नाभिक का आयतन जो है वो भी बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि नाभिक का जो आयतन है वो द्रव्यमान संख्या के समानुपाती होता है। अब नाभिक जो है वो इतना स्मॉल है कि इसको हम स्फेरिकल इन शेप मान सकते हैं, ठीक है। ये गोलाकार माना जा सकता है, बहुत कम आकार होने के कारण इसका आकार जो है वो स्फेरिकल इन शेप हो सकता है। तो स्फेयर का अगर हम वॉल्यूम बात करें तो स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, किसी गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जहां मैंने आर क्या माना है, आर माना है मैंने नाभिक की त्रिज्या। तो ये किसके समानुपाती आएगा, ए की। ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है गाइस, 4/3 पाई। तो मैं यहाँ से सीधा क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से लिख सकता हूँ दैट आर क्यूब वो समानुपाती होगा किसके, ए के, ठीक है। यानी कि यहाँ से अगर ये आर क्यूब को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा, यहाँ से ये समानुपाती आ जाएगा, ये क्यूब हटेगा तो यहाँ क्यूब रूट लगेगा। क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं पावर 1/3, क्लियर। जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, तो इस कांस्टेंट को यहाँ पे R0 कहते हैं, ये आ जाएगा R0 A⁻³ 1/3, ठीक है। तो ये किसी नाभिक की त्रिज्या को व्यक्त करने वाला समीकरण है, जहाँ R0 क्या है, वेयर R0 बेसिकली एक कांस्टेंट है जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में कांस्टेंट वैल्यू इनको ऑब्टेन हुई थी, वो कांस्टेंट है और इसकी जो वैल्यू होती है वो 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर के बराबर होती है, ठीक है। अब 10⁻⁻15 को हम फर्मी कहते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1.2 फर्मी, ठीक है। 10⁻⁻15 मीटर को फर्मी कहा जाता है। तो इस R0 की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास आ जाएगी 1.2 फर्मी या 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर के बराबर। ये हमने किसकी बात कर ली, हमने किसी नाभिक की त्रिज्या की बात करी। हम वापस इसके वॉल्यूम को डिस्कस करते हैं। तो न्यूक्लियर वॉल्यूम की अगर हम वापस बात करें तो वो क्या आ जाएगा, इस स्थिति में हम न्यूक्लियर वॉल्यूम की बात करें, न्यूक्लियर वॉल्यूम यानी नाभिकीय आयतन। तो आयतन बेसिकली क्या होता है गाइस,
आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आयतन V इज इक्वल टू होता है, मैंने अभी बताया आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो आयतन V इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर। यहाँ से हम क्या देखते हैं, समीकरण 1 में r का मान मेरे पास कितना दे रखा है, समीकरण 1 में r का मान दे रखा है r नॉट a की घात 1/3। तो यहाँ पर r की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, r की जगह पुट कर सकते हैं r नॉट a की घात 1/3। तो मेरे पास इसका वॉल्यूम क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 4/3 पाई, और इस r की जगह क्या आ जाएगा r नॉट a की घात 1/3, और इस पूरे का क्या आ जाएगा क्यूब। क्लियर। यहाँ से मेरे पास वॉल्यूम v इज इक्वल टू 4/3 पाई r नॉट का क्यूब, यह आ जाएगा r नॉट क्यूब, और यहाँ पे 1/3 को 3 से मल्टीप्लाई कर सीधा क्या बचेगा 1। तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि वॉल्यूम जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, ये तो कांस्टेंट है 4/3 पाई कांस्टेंट, r नॉट कांस्टेंट। तो यहाँ से भी हमें क्या देखने को मिलता है कि वॉल्यूम जो है वो द्रव्यमान संख्या के क्या आता है, समानुपाती आता है। ठीक है, ये हमने किसकी बारे में बात कर ली, ये हमने बात कर ली न्यूक्लियर वॉल्यूम यानी कि नाभिक के आयतन के बारे में। हम बात कर लेते हैं नाभिक के घनत्व के बारे में कि नाभिक का घनत्व बेसिकली कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस कि किसी नाभिक का घनत्व कितना होता है, नाभिकीय घनत्व। ठीक है, नाभिकीय घनत्व। तो हम क्या देखते हैं, घनत्व क्या होता है, घनत्व होता है इकाई वॉल्यूम में जो मास होता है उसे अपन घनत्व कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान m और अपॉन आयतन v। तो यहाँ से हम क्या देखें, घनत्व रो इज इक्वल टू द्रव्यमान, किसकी बारे में बात हो रही है यहाँ पे, न्यूक्लियस के द्रव्यमान की बात हो रही है, और न्यूक्लियस का जो द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होगा, वो इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे नाभिक का जो द्रव्यमान आएगा वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के द्रव्यमान के योग के बराबर आएगा। अब हम पढ़े कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या किसके बराबर होती है, a के बराबर। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, द्रव्यमान, इस द्रव्यमान की जगह हम लिख लेंगे a यानी कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की संख्या, और एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो हमने पढ़ा था अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग सेम होता है, जो होता है 0.5%, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान थोड़ा ज्यादा होता है लेकिन लगभग वो सेम होता है। तो यहाँ पे अगर हम इसके द्रव्यमान की बात करें तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या तो आ जाएगी a, और एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का लगभग द्रव्यमान होता है 1.67 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, और अपॉन द्रव्यमान की अगर बात, वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमने अभी फाइंड आउट किया, वॉल्यूम मेरे पास कितना आया, वॉल्यूम है 4/3 पाई r नॉट क्यूब इनटू a। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे 4/3 पाई r नॉट क्यूब और इनटू a। यहाँ से देखिएगा इस a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मेरे पास इसकी डेंसिटी कितनी आ जाएगी, डेंसिटी रो इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम और अपॉन 4/3 पाई और इंटू r नॉट का क्यूब। अब हमें r नॉट की वैल्यू पता है, r नॉट की वैल्यू मेरे पास है 1.2 इंटू 10⁻15। इसकी भी वैल्यू जब अपन पुट कर देते हैं तो रो इज इक्वल टू आता है 1.67 10⁻27 kg अपॉन 4/3, पाई की जगह 3.14 और r नॉट की जगह 1.2 10⁻15 का क्यूब। इस पूरे को जब अपन सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू जो आती है वो होती है 2.38 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ये डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। देखिए नाभिक की जो डेंसिटी की अगर बात कर रहे हैं हम, घनत्व की बात करें तो उसका घनत्व बहुत ज़्यादा आता है 2.38 10⁻17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, जो कि बहुत ज़्यादा डेंसिटी है। देखिए इस पूरे से हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या मिलती है, समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ से अपन को ये देखने को मिलती है कि इस घनत्व के फॉर्मूले में ऊपर वाला तो कांस्टेंट है, कोई लेना देना नहीं, नीचे वाला भी पूरा का पूरा कांस्टेंट है, यानी कि किसी भी नाभिक का घनत्व उसकी द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता है ना। नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता कि उसमें कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स है। इसका मतलब सभी प्रकार के नाभिकों का घनत्व एक समान होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भले आप हाइड्रोजन के नाभिक की बात करें, हीलियम के नाभिक की बात करें, किसी भी एलिमेंट के नाभिक की बात करें, तो चूंकि घनत्व में द्रव्यमान संख्या कहीं पे नहीं है, इसका मतलब घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता कि उसमें कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स है। सभी प्रकार के तत्वों के नाभिकों का जो घनत्व है वो कांस्टेंट होता है,
और इसकी वैल्यू होती है 2.38 10 टू द पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ये कांस्टेंट वैल्यू है नाभिक के घनत्व की। सभी प्रकार के घनत्व, नाभिकों का घनत्व यही वैल्यू आएगी। उसके अतिरिक्त अगर हम देखें, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता दूं कि जब अपन हाई एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स की स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट निकालते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये जो नाभिक है, इस नाभिक का घनत्व इसके सेंटर में तो होता है सबसे ज्यादा, और जैसे जैसे नाभिक से अपन सेंटर से बाहर निकलते हैं वैसे वैसे इसके घनत्व में होती है कमी। ये अपन हायर स्टडीज में पढ़ते हैं। उसके साथ ही नाभिक के अंदर जो भी मटेरियल है, जो मैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कहता हूँ, लेकिन ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स भी मैं बता चुका हूँ कि दूसरे प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें क्वार्क कहते हैं। तो ये नाभिक के अंदर जो मटेरियल है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, मतलब एक समान रूप से वितरित नहीं होता है। इसके वितरण में रैंडमनेस होती है। ठीक है, तो इस पूरे का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पेयर काम में लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो इस पूरे को रफ कर देता हूँ और इससे अपन को क्या कंक्लूजन मिला उसके बारे में हम डील करते हैं। चलिए, समझिए हमने क्या बात करी, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा, पहला पॉइंट कि नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व द्रव्यमान संख्या पर निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान संख्या A पर निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता। द्रव्यमान संख्या A पर निर्भर नहीं करता है। इसका मतलब सभी प्रकार के एलिमेंट्स के नाभिकों का जो घनत्व है वो एक समान होता है, अर्थात समस्त तत्वों के नाभिकों का घनत्व, समस्त तत्वों के नाभिकों का घनत्व, नाभिकों का जो घनत्व है वो एक समान होता है, एक समान होता है। ठीक है, ये पहली बात कर ली। दूसरी बात, नाभिक का घनत्व उसके सेंटर में सबसे ज्यादा होता है और बाहर बढ़ने पर घनत्व में कमी होती है। तो नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व केंद्र में ज्यादा, केंद्र में अधिक एवं बाहर की ओर कम होता है, बाहर की ओर घटता है या कम होता है। ठीक है, फिर अपन एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ मैं, जो आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, कि नाभिक के अंदर जो पूरा का पूरा मैटर है वो एक समान रूप से वितरित नहीं होता है। तो नाभिक के अंदर, नाभिक के अंदर मैटर एक समान रूप से वितरित नहीं होता, एक समान रूप से वितरित नहीं होता, मतलब उसमें रैंडमनेस होती है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात हमने कर ली नाभिक के आकार से रिलेटेड। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा गाइस और अपने पैर काम में कर लीजिएगा। चलिए, तो इस पूरे को अपन रफ कर देते हैं और एक दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। ये हमने बात कर ली न्यूक्लियर वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। इसे पहले AMU कहते थे, लेकिन अभी सिर्फ इसे U से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, हम क्या जानते हैं कि किसी नाभिक या परमाणु के द्रव्यमान की बात करें तो वो 10⁻⁻25 किलोग्राम से 10⁻⁻27 किलोग्राम की रेंज का होता है, जो कि बहुत कम है। और इतने कम द्रव्यमान को मापने के लिए हम अगर किलोग्राम जैसी बड़ी यूनिट का यूज़ करें तो वो इनसिग्निफिकेंट होता है ना, ये कहीं ना कहीं हमें दिक्कत वाला मामला लगता है। तो इतने छोटे द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए एक दूसरे मात्रक का हमने यूज़ करना है, और उसी दूसरे मात्रक को हम कहते हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक, यानी एटॉमिक मास यूनिट। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि एटॉमिक मास यूनिट बेसिकली क्या होता है। तो इसमें अगर मैं पॉइंट्स में लिखाऊं तो पॉइंट्स किस तरह से कि परमाणु एवं नाभिक, परमाणु एवं नाभिक के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए, को व्यक्त करने
के लिए एक अन्य सूक्ष्म मात्रक का उपयोग किया जाता है, मात्रक का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, जिसे परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। अब हमारे दिमाग में ये आता है कि सर परमाणु द्रव्यमान मात्रक तो ठीक है कि नाभिक और परमाणु के द्रव्यमान को अपन मेजर करने के लिए एक नई यूनिट का यूज करते हैं, उस यूनिट को परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी AMU कहते हैं। लेकिन इसकी डेफिनेशन कैसे होगी? जैसे 11th क्लास में आप पढ़ते हो कि 1 किलोग्राम की क्या डेफिनेशन होती है, 1 मीटर की क्या डेफिनेशन होती है, मतलब 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है या 1 मीटर किसके बराबर होता है ना, 1 कैंडेला किसके बराबर, 1 मोल किसके बराबर। तो इसी तरह हम इस मात्रक का यूज तो करेंगे, लेकिन ये मात्रक किसके बराबर होगा, मतलब 1 AMU का मात्रक या 1 AMU कितने किलोग्राम के बराबर होगा, उसकी क्या वैल्यू होगी। तो हम 1 AMU की यहाँ पे डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, सो वी आर गोना डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ 1 AMU यानी एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसके बराबर होगा। 1 AMU की डेफिनेशन अगर देखें तो 1 AMU बेसिकली क्या होता है, कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को हम एक द्रव्यमान मात्रक, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। ठीक है, पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। तो देखिए 1 AMU किसके बराबर होता है, 6C12 परमाणु के द्रव्यमान, 6C12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, 12वें भाग को एक AMU कहते हैं, एक AMU कहते हैं। ठीक है, कार्बन के मैंने बताया थे बहुत सारे समस्थानिक होते हैं, तो उसमें से कौन सा समस्थानिक लेना है, 6C12 यानी 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन इसमें। ठीक है, तो कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 12वें भाग को, पूरा का पूरा द्रव्यमान नहीं, उसके द्रव्यमान के 12वें भाग को एक AMU कहते हैं। यानी अगर हम एक AMU लिखने जाए तो एक AMU किसके बराबर होगा, 6C12 परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन 6C12 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, और उस द्रव्यमान का कितना भाग लेना है, 12वां भाग लेना है, तो ये 12वां भाग आ जाएगा। ठीक है, अब 6C12 परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है, 6C12 परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.992647 10⁻⁻26 किलोग्राम। अब ये द्रव्यमान कैसे मापा जाता है, तो ये द्रव्यमान मास स्पेक्ट्रोग्राफ से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, मास स्पेक्ट्रोग्राफ। ये आपके सिलेबस में नहीं है, हायर स्टडीज में पढ़ाया जाता है, और मैं बता चुका हूँ कि अगर आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे बता दीजिएगा कि सर हमें मास स्पेक्ट्रोग्राफ के बारे में थोड़ा जानना है, तो मैं इस पर एक अलग से वीडियो लेक्चर, एनिमेशन वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूंगा, जिससे आप मास स्पेक्ट्रोग्राफ को कंप्लीटली समझ जाओगे कि ये द्रव्यमान किस तरह से मेजर करता है। ठीक है, एनालिटिकल मेथड है। तो 6C12 कार्बन परमाणु का द्रव्यमान होता है मास स्पेक्ट्रोग्राफ से मेजर करने पर 1.992647 10⁻⁻26 kg, और उसका 12वां भाग लेंगे अपन, तो ये वैल्यू हमारे पास अप्रोक्स आती है 1.66054 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो हमें अब पता चल गया कि एक AMU किसके बराबर होगा, एक AMU 1.66054 10⁻⁻27 किलोग्राम जो है उसको हम एक AMU से रिप्रेजेंट करेंगे। अब दिमाग में एक सवाल आता है कि सर हमने यहाँ पे कार्बन 12 परमाणु का ही द्रव्यमान क्यों लिया, पहली बात। उसके अतिरिक्त एक इंपॉर्टेंट चीज मैं और बता दूं कि यहाँ पे ये नाभिक का द्रव्यमान नहीं है गाइस, ये परमाणु का द्रव्यमान है ना, किसी उदासीन परमाणु का द्रव्यमान है। और इसका ये मतलब है कि ये जो एक AMU है, ये एक AMU किसके द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है, ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स के द्रव्यमान को भी इसमें ऐड किया गया। ये याद रखिएगा, ये केवल नाभिक का द्रव्यमान नहीं है, ये Z इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान भी इसी में ऐड है। तो इंपॉर्टेंटली ये केवल और केवल नाभिक का द्रव्यमान नहीं है, परमाणु का द्रव्यमान है, यानी इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स का द्रव्यमान, जो कि भले नेग्लिजिबल है फिर भी इसमें ऐड है। दूसरी बात कि यहाँ पे कार्बन 12 ही क्यों लिया गया, क्वेश्चन ये आता है सर यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया, हीलियम क्यों नहीं लिया। तो समझिए कार्बन 12 लेने का कारण, यहाँ पर कार्बन 12 जो है उसके द्रव्यमान के 12वें भाग को ही हमने इसलिए चूज किया क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स जो है, अधिकांश तत्व, उनका जब द्रव्यमान मास स्पेक्ट्रोग्राफ से मापा जाता है तो उनका द्रव्यमान
इस नंबर का पूर्ण गुणज जाता है। मेरी बात समझिए, कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान ही ANU में यूज क्यों किया गया? क्योंकि पीरियोडिक टेबल के मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का द्रव्यमान जब मास स्पेक्ट्रोग्राफ से मापा जाता है तो उन सभी का द्रव्यमान लगभग मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का द्रव्यमान इस संख्या का पूर्ण गुणज जाता है। मतलब या तो इसका 1 गुना होगा या 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना, और इसी कारण हमने यहाँ पे कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान यूज किया है। अन्यथा हम किसी दूसरे एलिमेंट का लेते हैं जिसके द्रव्यमान का पूर्ण गुणज होता है किसी दूसरे एलिमेंट्स के द्रव्यमान। तो कार्बन 12 परमाणु का द्रव्यमान ही लेने का कारण है मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का मास स्पेक्ट्रोग्राफ से द्रव्यमान मापने पर उनका द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग के पूर्ण गुणज के रूप में प्राप्त होता है। मतलब इसका ही 1 गुना आता है या 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना, इसीलिए हमने इस परमाणु का यूज किया। लेकिन क्या सर सभी का आता है? नहीं, बिल्कुल सभी का नहीं आता। एक्सेप्शन केस भी हर जगह पॉसिबल होते ही है। यहाँ एक्सेप्शन की अगर बात करें, पहले में अपन इसकी बात कर लेते हैं कि अगर अपन हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का जब द्रव्यमान की बात करेंगे तो हाइड्रोजन के द्रव्यमान को सीधे अपन क्या लिखते हैं? 1 ANU लिखते हैं। मतलब हाइड्रोजन के नाभिक का द्रव्यमान की अगर बात करें तो हाइड्रोजन के नाभिक का द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग के ही बराबर आता है। हीलियम की बात करें तो हीलियम में कितना आ जाएगा? हीलियम को अपन क्या लिखते हैं? 2He4। मतलब इसमें कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है? 4। और इसका द्रव्यमान हम कितना लिखते हैं? इसका द्रव्यमान हम लिखते हैं 4 ANU, या सीधे हम 4U लिख देते हैं ना। यानी कि हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान इसका 4 गुना प्राप्त होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर लिथियम की बात करें, ठीक है, तो लिथियम का द्रव्यमान कितना आ जाता है? लिथियम का द्रव्यमान 7U के बराबर आता है। मतलब लिथियम के नाभिक का द्रव्यमान इस संख्या का 7 गुना होगा, मतलब ये पूर्ण गुणज होगा। लेकिन इसके एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन में आता है, वो आता है 17 क्लोरीन 35। ये 35 नहीं होता बल्कि 35.46U के बराबर आता है। मतलब क्लोरीन नाभिक की अगर बात करें तो क्लोरीन परमाणु या क्लोरीन नाभिक का जो द्रव्यमान है वो इसका पूर्ण गुणज नहीं होता है, बल्कि पूर्ण गुणज से थोड़ा ज्यादा होता है, 35.46U के बराबर होता है। मतलब इसका 35.46 टाइम्स होता है। तो ये होता है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या? कि परमाणु के या नाभिक के द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए जो छोटी यूनिट अपन यूज करते हैं उससे अपन परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। अब परमाणु द्रव्यमान मात्रक किसके बराबर होगा? तो कार्बन 12 परमाणु का जो द्रव्यमान है उसके 12वें भाग के बराबर होगा, और इसकी वैल्यू ये आ जाएगी 1.6604 × 10⁻²7। यही लेने का कारण क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का द्रव्यमान इसका पूर्ण गुणज होता है। एक्सेप्शन खूब सारे मिल जाएंगे, जैसे मैंने एक्सेप्शन की बात कर ली यहाँ पे क्लोरीन की। ठीक है, तो ये भी आप अपने फेयर खामे लिख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको भी अपन रफ कर देते हैं और हम ये बात करते हैं आइंस्टाइन के एनर्जी मास इक्विवेलेंट रिलेशन के बारे में। ठीक है, और एक एटॉमिक मास यूनिट से कितनी एनर्जी रिलेटेड हो सकती है जो अपन आगे यूज करेंगे, उसका एक छोटा सा पोर्शन देख लेते हैं। इस पूरे को अपन रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए मास स्पेक्ट्रोग्राफ से द्रव्यमान मेजर किया जाता है। अगर किसी को इसके बारे में जानने में ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे बता दीजिएगा। मैं इस पर एक अलग से एनिमेटेड वीडियो बना दूंगा। ये आपके सिलेबस में नहीं है, हायर स्टडीज़ में पढ़ाया जाता है, बट अगर आप जानना चाहते हो तो मैं 100% बता दूंगा इसके बारे में। चलिए हम बात करते हैं आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है, आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंट रिलेशन। देखिए हालांकि ये रिलेशन भी मैं डायरेक्ट यहाँ पे बताऊंगा क्योंकि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को जानने के बाद ये कॉन्सेप्ट हमें पता चलता है, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब भी अपन एनर्जी मास इक्विवेलेंट रिलेशन की बात करते हैं तो हम लिखते हैं E = mc²। यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊर्जा द्रव्यमान संतुल्यता सिद्धांत के अनुसार किसी भी ऊर्जा को, ऊर्जा जो है वो द्रव्यमान का ही एक रूप है या द्रव्यमान ऊर्जा का ही एक रूप है, ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अब इसके अकॉर्डिंग m द्रव्यमान के किसी पार्टिकल से रिलेटेड ऊर्जा किस प्रकार से दी जाती है, तो m द्रव्यमान की किसी पार्टिकल से रिलेटेड जो एनर्जी होती है वो होती है एनर्जी = मास और इनटू स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। यानी कि E = मास को m और स्पीड ऑफ लाइट को c²। ये ऊर्जा द्रव्यमान संतुल्यता संबंध कहलाता है कि m द्रव्यमान की किसी पार्टिकल से रिलेटेड ऊर्जा किस प्रकार से दी जाती है, वो होती है E = mc²। ये ऊर्जा द्रव्यमान समतुल्यता सिद्धांत कहलाता है, यानी ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। फिलहाल केवल आप ये समझिए। ठीक है, क्योंकि ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है और इसका भी आपके यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई काम नहीं है, हम केवल इसका यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो समझिए
अगर E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है, यानी प्रत्येक द्रव्यमान से कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलेटेड होती ही होती है, तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक एटॉमिक मास यूनिट से कितनी एनर्जी रिलेटेड होती है। ठीक है, हम क्या जानने का प्रयास करेंगे कि एक एटॉमिक मास यूनिट से कितनी एनर्जी रिलेटेड होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एनर्जी रिलेटेड टू, ये इंपॉर्टेंट है अभी मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इसका डायरेक्ट यूज़ करेंगे और बाकी जब नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन पढ़ेंगे तभी इसी का डायरेक्ट यूज़ करेंगे। सो एनर्जी रिलेटेड टू 1 AMU कह दूँ मैं या 1U कह दूँ मैं, एक ही बात है क्योंकि दोनों का एक ही सेंस है। पहले इसे एटॉमिक मास यूनिट पूरा लिखते थे और आजकल इसको केवल U से रिप्रेजेंट किया जाता है, C। तो एनर्जी रिलेटेड टू 1 AMU कैसे निकालेंगे? E इज इक्वल टू हमें पता है mc स्क्वायर होता है, ठीक है। सो एनर्जी E इज इक्वल टू m क्या है? m है 1 एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1U और इंटू c है स्पीड ऑफ लाइट। अब हम जानते हैं कि 1U किसके बराबर है, सिंस 1U की वैल्यू किसके बराबर हमने लिखी थी, वो थी 1.66054 10 टू द पावर -27 किलोग्राम के बराबर थी। अभी अपन ने फाइंड आउट की थी एक U की वैल्यू, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं E इज इक्वल टू 1.66054 इंटू 10 टू द पावर -27 और इंटू c क्या है, c इज द स्पीड ऑफ लाइट जो होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 8 और इसका क्या स्क्वायर। क्लियर गाइस? यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू 1.66054 10 टू द पावर -27 इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9 10 टू द पावर 60। ऑलराइट, इसको अपन क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दैट केस हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 4 जा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 36, यहाँ पे 3 48 एंड 4 54 एंड 5 59 एंड 5 9 एंड 14 9 एंड 5 14 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पे आ जाएगा 16 और 27, माइनस का 11 आएगा, माइनस का 11। इसको अपन लिखे तो ये आ जाएगा 1.49 इंटू 10 टू द पावर -10 और ये वैल्यू किस में आएगी, जूल में आएगी। हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करते, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें डिवाइड करेंगे, कितना हम इसमें डिवाइड करेंगे 1.6 10 टू द पावर -19, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 10 टू द पावर -19 जूल के बराबर, ठीक है। तो इस जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इसमें डिवीजन करेंगे, तो टोटल एनर्जी E इज इक्वल टू आ जाएगी 1.49 10 टू द पावर -10 और अपॉन 1.6 10 टू द पावर -19, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट होगी। तो मेरे पास एप्रोक्स जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 931.5 इंटू 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 10 टू द पावर 6 को मेगा कहते हैं, तो यहाँ पे एनर्जी E इज इक्वल टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे हमने डिस्कस की है और ये आपको पूरे चैप्टर में याद रखना है कि एक एटॉमिक मास यूनिट से, एक AMU से कितनी ऊर्जा रिलेटेड होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा रिलेटेड होती है। किसी एक AMU से कितनी एनर्जी रिलेटेड होती है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसको सीधा ही क्या लिख लेंगे, इसको सीधा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही लिखेंगे, 0.5 अपन थोड़ा कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन जब प्रिसाइज कैलकुलेशन करेंगे तो हम पूरा लिखेंगे, ठीक है गाइस। तो आज के इस सेशन में हमने बेसिकली नाभिक के आकार के बारे में डिस्कस किया, उसके साथ ही हमने बात करी कि एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है और एक एटॉमिक मास यूनिट से कितनी एनर्जी रिलेटेड होती है। इससे अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मास डिफेक्ट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।